वो बिल्कुल सही हो उसकी हिस्ट्री है। उसमें 18 to 60 एज क्राइटेरिया है। ये जितने भी डिजिटल लोन है ना, इसमें सारे फार्मूले पहले इनबिल्ट है कि अगर आपकी एज 18 to 16 है तभी आप आगे बढ़ पाओगे उसमें अप्लाई करने के लिए। फिर आप इंडिविजुअल होंगे या सोल प्रोप्राइटर होंगे। फिर आपको लोन कितना मिलेगा डिजिटल मुद्रा में पीएनबी में? 1 लाख रुपए मैक्सिमम। इसमें लोन किस तरह से मिलेगा कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स देखनी है कि जो आपको परचेज करनी है, जिसके लिए आपको लोन लेना है उसकी कॉस्ट कितनी है। एक टर्म आती है क्रेडिट सबमिशन। अब क्रेडिट सबमिशन क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक अकाउंट खोला पीएनबी में, पिछले 2 साल से आपका अकाउंट चल रहा है, पूरे साल में आपके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना क्रेडिट आया, उसका टोटल जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सबमिशन। 12 मंथ का वो हो गया। फिर मिनिमम 5 कस्टमर इंड्यूस्ड एंट्रीज। अब कस्टमर इंड्यूस्ड एंट्रीज क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अकाउंट खोल लिया बैंक में, ठीक है। अब आपने मिनिमम बैलेंस जितना था रिक्वायरमेंट 500, 1000 वो आपने मेंटेन किया, तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के चार्जेस लगते हैं। तो वो आपने तो एंट्री नहीं की ना अपने अकाउंट में, वो तो बैंक ने लगा दिया, दैट इज बैंक इंड्यूस्ड एंट्री। अगर अपने अकाउंट में आप खुद जमा करा रहे हैं और उसको पैसे को निकाल रहे हैं तो दैट इज कस्टमर इंड्यूस्ड एंट्री। तो इस तरह की मिनिमम 5 कस्टमर इंड्यूस्ड एंट्रीज आपके अकाउंट में होनी चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ। जब इन तीनों को उस फार्मूला के बेस पे, लॉजिक्स पे बेस पे हमारा डिजिटल जो पीएनबी का ई मुद्रा है वो प्रोसेस करेगा, तो इसमें से जो लोएस्ट आएगा तो दैट विल बी योर एलिजिबिलिटी। तो 1 लाख रुपए का तक लोन आपको ऐसे मिल सकता है। अब इसकी टर्म कितनी होती है? टर्म होती है इसकी 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में आपको दिस लोन हैज टू बी रीपे टू द बैंक। और मोरिटोरियम इसमें मिलता है आपको 3 महीने। आपने कोई छोटी दुकान खोली, कुछ भी काम किया तो बैंक ये मान के चलता है कि आप उसको सेटअप करने में कुछ ना कुछ टाइम लगे, तो वो टाइम जो होगा बैंक उस टाइम पीरियड के अंदर आपसे इंस्टॉलमेंट डिमांड करेगा। तो दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड मोरिटोरियम। और आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? या तो 700 या उससे ज़्यादा। बस मेन मुद्रा के अंदर यही है। आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चावला जी यहाँ पर बैठे हैं, आप इनको बता दीजिए, ठीक है। मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इनके पास, ये आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। आप बताइए कुछ फिर भी स्पेसिफिक। इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। मिनिमम 945, 950 से स्टार्ट होता है, 12 तक भी जाता है, 11 तक भी जाता है। एक्चुअली इंटरेस्ट रेट पहले क्या था कि इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड लोन्स वर फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है, बैंकर्स बैंक उसको बोलते हैं इंडिया में। पहले आरबीआई के पास ये सारी अथॉरिटी थी कि कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे या डिपॉजिट पे फिक्स होगा तो वो आरबीआई करेगा। अभी पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया कि डिपॉजिट के ऊपर कोई भी बैंक अपना इंटरेस्ट खुद फिक्स कर सकता है और लोन के ऊपर। और मुद्रा के अंदर क्या होता है, एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस एक्टिविटी के लिए लोन लिया, बिजनेस के लिए लिया, एग्री के लिए लिया या किसी के लिए। उस एक्टिविटी में जो भी लोन फॉल करेगा उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। पहला तो ये फैक्टर है एक्टिविटी, सेकंड इज सिबिल। मतलब स्टार्ट होता है 950 से और 11 तक और एनम होता है। मतलब एवरी मंथ आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ का टोटल होगा उसके बाद फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल। और किसी का कोई क्वेश्चन है मुद्रा के बारे में? मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो आपको इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप पीएनबी की साइट में विजिट करिए बाद में, ठीक है। उसके ऊपर ये मुद्रा लिखिए, आपको पता लग जाएगा। गूगल पे जाके मुद्रा स्कीम लिखिए, आपको उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक्स जो मुद्रा के प्रोडक्ट हैं, वेरिएंट हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी आपको बता दी। प्राइमरी कोलेटरल क्या होती है, सीआईसी कंपनी क्या होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितना सिबिल स्कोर चाहिए, और मुद्रा के वेरिएंट कौन कौन से हैं, लेटेस्ट मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ना एक पोर्टल बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड उद्यमी मित्रा पोर्टल। आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक बैंक में अप्लाई करना है तो एवरी बैंक हैज डिजाइन्ड इट्स डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके बाद एक और जो स्कीम है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, दैट इज पीएमईजीपी। पीएमईजीपी की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका भी मेन पर्पस क्या है बनाने का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
कोई भी आपने बिजनेस शुरू करना है, मुद्रा में क्या था कि छोटे लोन थे, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अभी रिसेंट वेरिएंट ऐड हुआ 20 लाख। PMEGP दैट इज ए वास्ट स्कीम, उसमें आप 50 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं, 20 लाख तक भी ले सकते हैं। 50 लाख किसको मिलेगा? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ काम कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर में जो काम कर रहा है उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 20 लाख है तो उसमें से माइनस कर देंगे मार्जिन, तो वो आपको लोन मिल सकता है PME। हाँ जी, बिल्कुल दे देते हैं, क्यों नहीं देते? हाँ जी, सिबिल स्कोर में ऐसे होता है ना, सिबिल स्कोर तो उसी का होगा जिसने कोई ना कोई क्रेडिट हिस्ट्री अपनी रखी होगी। यू आर स्टूडेंट्स, यू, मेरे ख्याल से किसी की भी क्रेडिट हिस्ट्री कुछ नहीं होगी, तो क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट जो आती है उसमें 2-3 तरह के स्कोर आते हैं। एक तो ये 300 to 900 मैंने रेंज बताई, ठीक है। एक आता है -1। -1 का क्या मतलब होता है कि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, एजुकेशन लोन लेने के लिए जाएगा, अब लोन तो स्टूडेंट के नाम से होगा पर वो तो पढ़ रहे हैं, उसकी क्या क्रेडिट हिस्ट्री होगी, तो उसका -1 होगा। तो -1 भी इक्वल टू एक्सेप्टेबल क्रेडिट सिबिल स्कोर होता है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा। किसमें? न्यू एंटरप्रेन्योर में कुछ नहीं रखता, मैंने आपको बताया ना, मुद्रा के अंदर 10 लाख तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। एक टर्म होती है कोलेटरल सिक्योरिटी, एक होती है थर्ड पार्टी गारंटी। अब थर्ड पार्टी गारंटी क्या होती है बताइए कोई? आपने लोन लिया, ठीक है, बैंक को पता है कि आपने लोन ले लिया, आप काम कर रहे हो, ठीक है, बट अगर कल को आपका काम जिसके लिए आपने लोन लिया है बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस वो काम नहीं चलता, ठीक है, फेल्योर हो जाता है, तो बैंक क्या करेगा? आपके किसी कोलीग को, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को जिसके पास इक्वल वर्थ हो आपके जितनी, और वो इजिली 1 लाख का, 2 लाख का जो भी आपने लोन लिया है वो पे कर देगा, तो उसको गारंटर बना देगा। मतलब गारंटर की लाइबिलिटी जस्ट लाइक दैट ऑफ बोरोवर होती है। बोरोवर तो आपको पता ही है जो लोन लेता है, ठीक है, गारंटर जिसने गारंटी दी, तो बोरोवर और गारंटर दोनों इक्वली होते हैं। अगर बोरोवर किसी वजह से लोन नहीं पे कर पाया, किसी कोई प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में, तो बैंक गारंटर को बोलेगा कि आपने गारंटी पेपर साइन किए थे, तो आप यू आर लायबल टू रीपे दिस लोन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी गारंटी। तो मुद्रा के अंदर कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं चाहिए, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए। ऐसी PMEGP स्कीम जो है उसमें 10 लाख तक गवर्नमेंट ने बोला है, प्लीज आप ना बात मत करिए, 10-15 मिनट ही हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद जो भी आपकी डिस्कशंस होगी पर्सनल यू कैन कैरी, ठीक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं, ठीक है। मेरे को यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया ना, 10-15 मिनट का टाइम होता है, मेरा भी बड़ा एक्टिव शेड्यूल रहता है, और मैडम ने भी, चावला जी ने भी अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे को थोड़ा सा टाइम दिया है, तो किसी को नहीं अच्छा लग रहा मेरा बोलना या नहीं समझ आ रही तो वो बाहर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको गपशप ही करनी है, अपनी बहस आपस में डिस्कशन ही करनी है, और मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो कोई ना कोई मीनिंगफुल पर्पस होता है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ नई चीज एंटर ही होगी जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, ठीक है। बैंक की जितनी स्कीम्स हैं कुछ ना कुछ हर एक के लिए मतलब है उसका, किसी भी तरह की कोई भी स्कीम, ठीक है। तो आप इसको मतलब ये मत सोचिए कि दिस इज वेस्ट सेशन या वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, कुछ स्टूडेंट ना मैं आपस में थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो दैट डजंट लुक नाइस, ठीक है। ये इसके लिए आपके पास पूरा टाइम है, जो मर्जी करिए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, PMEGP अब क्या स्कीम है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर किसी ने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में लोन लेना है तो फर्स्ट यू हैव टू विजिट साइट ऑफ DIC और विजिट पर्सनली DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ठीक है। उसके बाद दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय KVIC। व्हाट इज KVIC? एनीबॉडी कैन टेल? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है PMEGP के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने आपको बता दिया कि 50 लाख तक की अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक की होगी तो आप PMEGP में लोन ले सकते हैं। अब इसमें सेकंड लोन की ऑप्शन भी आ गई है, किसी पर्सन ने लोन लिया 20 लाख का, 50 लाख का, और बहुत बढ़िया काम उसका चल गया, उसको फर्दर फंड्स की जरूरत है, तो वो 1 करोड़ तक का लोन भी इस स्कीम में ले सकते हैं। और इसमें सब्सिडी भी है। अब सब्सिडी क्या होती है आपको पता है? छूट होती है, ठीक है। 10,000 का आपने लोन लिया, बैंक ने बोला कि आपको तो 7,500 ही पे करने हैं, बाकी 2,500 रुपये आपको गवर्नमेंट पे करेगी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी, ठीक है। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 10% है, 15 है, 20 है, 30 है, कैटेगरी ऊपर डिपेंड करती है। कोई जनरल कास्ट में है, कोई SC ST में, कोई NER में है। अब NER बताइए, किसी को पता है NER? किसी ने सुना है टर्म? NER होता है कि आपको पता है इंडिया में 7 सिस्टर्स हैं जो ईस्टर्न है, जैसे सिक्किम, नागालैंड,
त्रिपुरा, मेघालय, these are all eastern states. These are called seven sisters. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिली एरियाज। हिली एरिया में काम करना आपको पता है बहुत मुश्किल है, कोई काम एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको पता है ये जो नक्सलिज्म ये वो चलता रहता है ना, तो इसलिए भी लोग वहाँ पर जाना कम प्रेफर करते हैं। तो इन एरियाज में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इनको एडिशनल इंसेंटिव या एडिशनल सब्सिडी देती है। अब इसके लिए एज क्या चाहिए? एज आपकी अबव 18 होनी चाहिए अगर आपको पीएमईजीपी में अप्लाई करना है तो। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बट यू शुड बी मिनिमम 8th पास। और पीएमईजीपी में लोन लेने के लिए एक और बड़ी कंडीशन जो गवर्नमेंट ने रखी है कि आप आज की डेट में किसी भी एजेंसी से किसी भी सब्सिडी रिलेटेड बेनिफिट आप नहीं लेते। अगर आपने पहले ही किसी गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई किया, उसके अंदर आपको सब्सिडी मिलेगी, तो दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर पीएमईजी। इसके लिए एक साइट है केवीआईसी की, www.kvic ऑनलाइन। आप गूगल पे जाएंगे तो आपको केवीआईसी की साइट दिख जाएगी, वहां पर आपको फीड करते जाना जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। आज तक पिछले 5 साल में पीएमईजीपी के अंदर गवर्नमेंट ने 13,554 करोड़ के लोन जो है सैंक्शन करवा दिए। 13,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हो चुके हैं। अभी आपको पूछ रहा था ना मेरे से कि बैंक्स में लोन हो जाता है कि नहीं हो जाता। बैंक्स को एक्चुअली क्या करना होता है कि कोई भी कस्टमर बैंक के पास आएगा ना, तो बैंक हैज टू एंश्योर कि ये जो पर्सन है इसकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है, इसका पास्ट ट्रैक ठीक है, ये जो काम करने जा रहा है वो करके इसको उतनी इनकम जनरेट हो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, मेरे को भी हंसने का मौका दिया करो। Okay, so she is interested. Yeah. She wants to stay. Okay, that's okay. Yeah. Tell me. You wanna come? नहीं। It's fine. Yeah. Tell me the next point. Total ownership. First read the things. हमने इसमें ओनर बता दिए। ओनर के बाद हमारे पास आए कि टोटल ओनर्स इक्विटी, इक्विटी कितना है। तो जैसे कि मैंने पार्टनरशिप में आपको बताया था, 2 फ्रेंड हो सकते हैं। Yes, उसमें sir. से इफ समवन इज मच फाइनेंशियली साउंड तो वो 60% कर सकता है या 70 कर सकता है। नेक्स्ट इज डूइंग द 30%। तो उनका प्रॉफिट भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब हम इक्विटी की बात करें, इट मींस शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। जैसे शार्क टैंक पे होता है वो अपने आप नहीं, हमेशा जब आप इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो, इट गोज टू देम। इट डजंट मीन तभी तो वो 0.5% के लिए मांगते हैं, 1 लाख मांग रहे हैं, 10 लाख मांग रहे हैं। इक्विटी जब भी डाइल्यूट होगी, इट मींस यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पार्टनर इन योर पर्टिकुलर बिजनेस। मैं 2% अगर दे रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे बिजनेस के टोटल जो कैपिटल है उसमें उसका 2% है। और इन केस वो बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो किसी और को सेल करके फिर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। मुझे लगता है कि इट्स अ लॉस मेकिंग एंटिटी, जो मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर कोई बाहर जाना चाहता है, खासकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ऐसा होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में अगर कोई न्यू पर्सन आना चाहता है, अगर उसकी फुल कैपेसिटी में है और अगर कोई बाहर जाना चाहता है, तो पहले उसको अपनी डाइल्यूट करनी पड़ेगी इक्विटी, देन अनदर पर्सन कैन एंटर इनटू दैट। ठीक है, ओके। कहां पर थे हम? फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि फिक्स कैपिटल है क्या। फिक्स कैपिटल जो यूज की जाती है वो एक ही बार का मतलब है कि उसे लॉन्ग टर्म पीरियड का इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है,
हम जो भी खर्चा करेंगे या फिक्स कैपिटल यूज करेंगे वो लंबे टाइम के लिए। तो इसमें आपके क्या मोस्टली आते हैं? फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, और क्या है? फर्नीचर, फिक्सिंग, और ये इसी में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ? इलेक्ट्रिसिटी का वो तो ये जितना भी ट्यूबलाइट्स वगैरह सारा जो है वो आपका कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ठीक है, ये सारा आपका फिक्स कैपिटल में जाएगा। इसके बाद इस सब का हम क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। निशा कुछ पूछना है? फिक्स कैपिटल में जितना हम लॉन्ग टर्म के लिए जब हम कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सारे हमें सिर्फ इतना निकालना है कि मोटा मोटा हमारे पास हमारा कितना खर्चा फिक्स कैपिटल के थ्रू होगा। ठीक है, सर जैसे हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लो हमने कपड़े सीखे, तो जब हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो ये फिक्स कैपिटल तो उसमें शो करते हैं, मतलब हम तो मंथली जैसे निकालें वो वर्किंग कैपिटल उसमें हम नहीं करते। मैंने इसीलिए आपको एक पॉइंट बताया था, दैट इज वर्किंग कैपिटल नहीं, एक पॉइंट कौन सा है जहाँ पे हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे होते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकाला जाता है? ताकि हम अपनी जितनी भी फिक्स कॉस्ट हमने लगाई थी वो हम कवर अप कर लें। तो उससे जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रहता है कि हमें 1000 बोटल्स ऑफ पेप्सी या 1000 बोतल ऑफ द दिस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक हमको बनानी है, इसके बाद हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। यस सर। आर यू गेटिंग दैट? यस। आपने सोचो एक छोटे से लेवल पे आपने स्टार्ट किया कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, उस रेस्टोरेंट में जो आपने ऑलरेडी फिक्स कैपिटल लगाया है, फिर वो आप ये जरूर देखेंगे कि इतना सामान बिकने के बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचेगा। मिठाई की दुकान है तो इतने केजी मिठाई बिकना चाहिए या इतनी सारी चीजें मिला के इतनी बिकनी चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ले सकते हो कोई जो जरूरत होगी ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल डे टू डे जो हम एक्टिविटी करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। अब वो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? मैंने एक एग्जांपल जब मैं इसे पढ़ा रहा था उस टाइम दिया था, जैसे हमने अगर एक समोसा बनाना है, सिंपल सा मैंने बताया था, या ब्रेड पकौड़ा बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो सारा आपका, चाहे उसका रॉ मटेरियल है, चाहे उसकी है ना कॉस्ट जो भी इन्वॉल्व होगी उसमें, उसको बनाने के लिए, तो वो सारी की सारी आपकी वर्किंग कैपिटल में रहेगी। और वर्किंग कैपिटल में ध्यान रखिएगा कि हमारे अगर हम मंथली बेसिस पे निकाल रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सारे के सारे आपका वर्किंग कैपिटल में आते हैं। और सैलरी भी वर्किंग कैपिटल, सैलरी बिल्कुल है, सैलरी जो होती है वो हमारी वर्किंग कैपिटल, वेजेस कह लो, सैलरी कह लो, वो कहीं एक और चीज बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट दिया कि अगर हम लैंड हमारे पास नहीं है, बिल्डिंग हमारी नहीं है, और अगर हम उसको लीज पे ले रहे हैं या फिर हम रेंट पे ले रहे हैं, तो वो भी हमारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा, ना कि फिक्स कैपिटल। समझ रहे? तो ये रेंट भी हमारा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। अब जब भी जो भी प्लान आप बना रहे थे उसमें आप ध्यान देना ये सारी चीजें कि आपको रेंट पे लेके करना है, खुद की बिल्डिंग लेनी है। अगर आप खुद की बिल्डिंग लोगे तो आपका कहीं ना कहीं जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, याद रखना, क्योंकि उसमें अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस रेंट पे स्टार्ट करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना आप लोग जब भी आप अपना ये फॉर्मुलेट कर रहे हो डीपीआर। तो यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। इसके बाद लोन। अब कैसे निकाले भाई, लोन कितना लेना है? अब इसमें आइडिया देखना कि जो लोन होता है ना उसको बोला जाता है टर्म लोन। यस सर। ठीक है, एक तो सर जितना सैंक्शन किया है और अभी उस पे बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप
जानते हो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस टर्म लोन को हम कैसे करते हैं? प्लस वर्किंग कैपिटल, ये हमारा टर्म लोन होता है, ठीक है। टर्म लोन ये हमारा होता है। अब जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट कर वो मतलब कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कि हमें टोटल 1 लाख रुपीस चाहिए उसको स्टार्ट करने का। आप ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल निकाल के दोनों को मर्ज कर सकते हो। उसमें और भी अगर कोई ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये ध्यान रखना, एक होती है प्री, जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, प्री, मोस्टली प्री को हम लेके चलते हैं। प्री इसलिए होता है क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है या जो ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया है वो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, बट उसके लिए रिसर्च हमने की, उसके लिए हमने भाग दौड़ करी, क्योंकि जब आप कहीं रेंट के लिए मकान देखने जाओगे तो ट्रैवल करोगे कहीं ना कुछ, वो सारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी प्री में चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम जब टर्म लोन की बात करते हैं तो टर्म लोन में सिर्फ यही दोनों चीजें आती हैं। बैंक से जाके आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसमें प्री एग्जिस्टिंग कॉस्ट, प्री एग्जिस्टिंग या कुछ बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लेना क्या बोलते हैं उसको, आपके इसमें होगा तो वो कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं। अब इसका भी जो हमारा टर्म लोन होता है, टर्म लोन हमेशा जब हम पीएमईजीपी में बात करते हैं तो हम ये लेके चलते हैं कि अगर टोटल कॉस्ट हमारी 100 है तो उसमें हम एटलीस्ट हमारा कितना 10 to 15% हमारा ओनर का शेयर होना चाहिए, ठीक है। ओनर का शेयर 10 से 15%। अब मानो 1 लाख है टोटल कॉस्ट, 1 लाख टोटल कॉस्ट का 10 से 15% हम घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 85,000। वो हमारा क्या होगा यहाँ पे टर्म लोन हो जाएगा, और 15,000 ये ओनर का शेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना, क्योंकि हम एक एक पॉइंट यहाँ पे करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या है, लोन रिक्वायर्ड। तो लोन रिक्वायर्ड हम कितना करेंगे यहाँ पे, टर्म लोन बताएंगे 85,000, ठीक है। इसके बाद है लोन रीपेमेंट पीरियड। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसकी एक पीरियड हमें फिक्स करना होगा, 5 years 6 years जो भी आप लेना चाहते हैं, और वो कैसे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा और आपकी रीपेमेंट एबिलिटी कितनी है। अगर आपका बिजनेस चलेगा तो मैक्सिमम हम जो लेके चलते हैं कि 10 या 12 years 15 years, आप देखेंगे कि आप रीपे कैसे करेंगे, ईएमआई बनना होता है तो आपकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप उस ईएमआई को रीपे कर पाएंगे या नहीं। तो 85,000 को अगर हम 10 साल में करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 10 ईयर रिपेमेंट ले रहे हैं, तो हमारी पर ईयर कितना पे करना है हमें 8500, यस। सो 8,500 रुपीज हमें पर ईयर पे करना है। अब इसको अगर हम थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं तो डिवाइड कर देंगे हम 12 से, लेकिन ये तो हो गया सिर्फ इसका मूलधन, इस पे इंटरेस्ट भी तो लेगा, तो वो विद इंटरेस्ट हमें बताएगा कि ईएमआई इतने की बन रही है आपकी पर मंथ की या पर ईयर की। वैसे तो मोस्टली मंथली ईएमआईज होती हैं, मंथ की ईएमआई हमें पे करनी होगी। नेक्स्ट कीजिए इसको। फिर है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ईयरली। अब आपको वहां पे अगर आपका प्रोडक्शन डेली हो रहा है तो डेली आपको यूनिट्स निकालना होगा कि इस पर्टिकुलर सेटअप में मैं कितने यूनिट प्रोडक्शन करूंगा या करूंगी। अगर आप मान के चलते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल बना रहे हैं, एक सिर्फ एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, डेली प्रोडक्शन है आपका मान लीजिए 50 यूनिट, मंथली कितना हो जाएगा
इसको 30 से डिवाइड कर लेते हैं, 31 30 के अराउंड, तो अराउंड हमारे पास 1500 यूनिट्स या बॉटल्स हम पर मंथ बनाएंगे। ठीक है, पर मंथ हम इतना ही बॉटल्स बनाएंगे। अब उसकी कॉस्टिंग, अब हमें पर बोतल की कॉस्टिंग और पर बोतल की प्राइसिंग दोनों को देखना है। कोई नहीं, आप लोगों के औसत पे है उसे ओपन किया हुआ है? यस सर। प्लीज बताइए नेक्स्ट क्या है पॉइंट। ये दोबारा स्टार्ट कराना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्टेड इनकम। हाँ, एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेड इनकम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर जब हमारी 1500 यूनिट्स आ गई, हम इसको किससे करेंगे? प्राइस से, कॉस्ट से नहीं, इसको करेंगे प्राइस से मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया ऑन वन। तो टोटल अगर हमें रेवेन्यू निकालना है मंथली, तो जितनी यूनिट हम बना रहे हैं इनटू प्राइस, फिर से कह रहा हूं प्राइस पे कॉस्ट पे नहीं। प्राइस क्या होता है? एमआरपी। यस सर। उसमें हमारा प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, टैक्सेस पे किए गए होते हैं, जिसको हमें सेलर को अगर कुछ देना है, कुछ मार्जिन देना है, तो वो भी हम दे चुके होते हैं। तो इसलिए प्राइस हम लेके चलेंगे। तो टोटल रेवेन्यू हमारा मंथली का हो गया। प्राइस अगर आपकी 10 रुपए है मान के चलते हैं, तो 1500 इंटू 10 15,000। यस। तो ये हमारी मंथली इनकम होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर। ठीक है, यस सर। अब इसमें प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, अच्छा इसके बाद का क्या है थोड़ा मुझे बताते जाओ। कौन भी मेन प्रोडक्ट और सर्विसेज। हाँ, मतलब मेन प्रोडक्ट और सर्विसेज का मतलब है कि आप बना क्या रहे हो। यस यस। ठीक है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, पानी की बॉटलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको वहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, कस्टमर थर्ड पार्ट है सर इसका, कस्टमर सेगमेंटिंग एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर सेगमेंटिंग सेगमेंटिंग एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें बिल्कुल आपका आ जाता है, इसमें हम सेक्टर वाइज कर लेते हैं। सेक्टोरल इसका है ना, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा? जैसे हमारे पास एपरल इंडस्ट्री है, ठीक है, एपरल मतलब कपड़े वाली जो इंडस्ट्री है, अगर कुछ आप उसके रिलेटेड काम कर रहे हो तो उसमें आएगा, अप्रैल में आएगा। अगर आप कुछ फूड से रिलेटेड कर रहे हो तो फूड इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। और भी बाकी अगर कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, आईटी से रिलेटेड कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी से, हेल्थ केयर से, वो सारी सर्विसेज का पार्ट आएगा। आपका मेडिकल स्टोर है तो वो आपका कहीं ना कहीं वो मेडिसिन वाले पार्ट में आएगा। नेक्स्ट क्या है? ओके 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 ओके। मेन प्रोडक्ट्स देखो यहाँ पे 5 दिए गए, तो आप, मैंने आपसे कहा कि बिजनेस में आप एक पे भी फोकस कर सकते हैं प्रोडक्ट पे, या फिर डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप टाटा का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, तो उसके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। आप भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए अगर कुछ, जैसे वहाँ पर हमने देखा था जब हम शुगर केन वाला फैक्ट्री विजिट कर रहे थे, तो उनका प्रोडक्ट सिर्फ गुड़ नहीं था, गुड़ के साथ साथ मिठाइयाँ भी बन गया था, और भी कुछ वो बना रहे होंगे जो हम वहाँ पे नहीं देखे, टेस्ट नहीं किया, या सीड्स के साथ करा हुआ ठीक है, उसने, काफी सारे सीड्स के साथ कर रखा था, है स्वीट्स बना रखे थे, तो हमारे प्रोडक्ट्स में मेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? थोड़ा सा इसको कस्टमर सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सबका एक टारगेटेड सेगमेंट है। सुजुकी वाले का ऑब्वियसली वो जान रहा है, मारुति सुजुकी वाला, कि भाई मेरी कारें 8 या 10 लाख जो खर्च कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 12 लाख खर्चा कर सकता है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट के लिए है।
महिंद्रा ये मान के चलता है कि मेरी कार है 12, 15, 20 तक जाएंगी। वहीं पे आपका उससे अलग सेगमेंट अगर वॉल्वो आ जाता है 35, 40 लाख में चली जाती हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो 50, 60 वाला सेगमेंट आ जाता है आपका ऑडी और उसका। तो वो सेगमेंट उन्होंने अपने में अपने 80,000 हमें लोन लेना है, तो हम वहाँ पे 80,000 लोन रिक्वायरमेंट डालेंगे, सोर्स डाल देंगे, लोन कहाँ से ले रहे हो। अब लोन कहाँ से, आप कहोगे कि सिर्फ बैंक से ही ले सकते हैं, नहीं, क्यों ले सकते हैं, आपका फ्रेंड भी तो है, आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप नहीं पेरेंट्स से ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं, और सब आपको उसमें फायदा क्या होगा। सब फ्रेंड्स तो दे ही नहीं सकते हैं, तो कुछ हमारे जैसे अच्छा, कोई तो ऐसा फ्रेंड होगा जो दे सकता है। यस सर, है सर, हाँ सर। देखा, बड़ी एज की फ्रेंड बनाओ। हाँ, इसका मतलब समझो। देखा, you should always be aware about that। आप बच्चे फ्रेंड बोलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटो। आप अपनी ना जो सिस्टर्स मैरिड हो चुकी हैं उनको बनाओ अपने फ्रेंड। कोई नहीं देता, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ओके, बैक टू द पॉइंट, सारा फाइनेंस बिगड़ जाएगा। ठीक बेटा, ओके। सो वी आर हियर कि हमें लोन रिक्वायर्ड कितना है। अब जैसे हम लोग पीएमईजीपी की कई बार बातचीत कर चुके हैं, तो पीएमईजीपी में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, तो हमने लोन रिक्वायरमेंट डाल दिया 80,000, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि पीएमईजीपी वाला जो है ना, वो आप लोग मोस्टली अगर करोगे अप्लाई तो उस टाइम आपको समझ में आएगा। हमने लोन रिक्वायर्ड, हमने 20% अपना शेयर रखा, उसमें हमने 80,000 सोर्स हमने बताया कि बैंक से हमें लेना है, जिस पर्टिकुलर बैंक से हम लेना चाहते हैं, उसमें अमाउंट डाल दिया 80,000 सब्सिडी ग्रांट। अगर अब इस पे पीएमईजीपी भी यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगी आपकी कि पीएमईजीपी में अगर आप विमेन हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो 35% सब्सिडी। फिर से अगर आप शहर में हैं, विमेन हैं, तो 25%। अगर आप मैन हैं और आप रूरल एरिया गांव से, तो 25%, और नहीं तो 50%, ठीक है। उसमें भी कैटेगरी है, वो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। मैक्सिमम आपको कितनी मिलेगी, 35%, और मिनिमम 15%। तो हम कहीं भी एक आइडिया ले सकते हैं मोटा मोटा कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और वहां से हमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। और आप सब्सिडी अगर किसी चीज को बोल रहे हैं, तो आपका टोटल अमाउंट, लोन अमाउंट पे मिलेगी सब्सिडी, टोटल कॉस्ट पे नहीं मिलती है, ठीक है, टोटल कैपिटल पे नहीं मिलती है। 80,000 का अगर मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगा तो कितना होगा 35%, बताओ। What is 35% of 80,000? 28,000। इसके लिए भी कैलकुलेटर लगाना पड़ गया। 28,000, यस ठीक सर। है। तो 28,000 विल बी एज सब्सिडी, और टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ग्रांट हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर हमें लोन जो मिलेगा, जो हमारा टोटल 80,000 का लोन है, उसमें अगर हमें सब्सिडी 35% मिल जाती है, तो इसका मतलब हमारी वो कम हो गई, 35 या 15 जो भी मिलती है, वो हमारा अमाउंट कम हो गया, ठीक है। और टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी थी हमें, 1 लाख। 1 लाख। यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट की प्रोडक्शन सर्विस प्लान। प्रोडक्शन मतलब हम जो बना रहे हैं उसका क्या प्लान है। महीने में उत्पादन वस्तु या सेवाओं की संख्या, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस सर्विस इन द मंथ। एक महीने में मैंने कितना निकाला है यहाँ पे 1500 यूनिट्स, ये वाला। डेली अगर हम 50 कर रहे हैं तो एक महीने में 1500 अगर वो तो 1500 हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे लिखेंगे महीने में उत्पादन वस्तु की सेवाओं की संख्या 1500।
यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि आप अगर अपनी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एक सिंपली पैन की लेके चल सकते हैं, मार्केट में ना जाने कम से कम 20 से ज़्यादा पैंट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको अगर बटरफ्लो पसंद है तो वो बटरफ्लो की रीज़न है कि उसका कुछ एक राइटिंग यूनिकनेस होगी, आपके एडजस्टमेंट हैंड आपके हाथ में एडजस्टमेंट उसका अच्छा होगा, तो वो यूनिकनेस होना चाहिए। इससे पहले ब्लू कलर और है ना रिनॉल्ड्स का पैंट बहुत चला था और हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लाइक इसके रिगार्डिंग हमने डॉम्स पे भी बात करी थी, डॉम्स नटराज, और किस तरीके से डॉम्स ने मार्केट को कैप्चर किया। नटराज एक टाइम पे पूरी मार्केट में छाया हुआ था, उसके बाद अप्सरा और नटराज के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस लेके आए, उसको ट्रायंगल शेप में करा, उसके पीछे शायद रबर कुछ ऐसा भी लगाया उन्होंने, और तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो भी हेल्प करती है आपको मार्केट शेयर कैप्चर करने में। तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज हमारी यहाँ पे क्लब हो जाती है, ई कॉमर्स साइट पे हम कर सकते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू द प्रोवाइड द सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के बारे में और कुछ इसमें एडिशन कोई करना चाहेगा? डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का क्या मतलब डिस्टिंक्शन क्या है? देखो, एक मींस है थ्रू दैट अदर वर्क्स, कोई वो नहीं है। एक अगर खत्म हो जाएगा, एक का मतलब है कि जो मैंने आपको वेब एप्स बताए थे, ये सारी चीजें अगर यहाँ से हटा दी जाए तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे? मतलब एक के थ्रू सेकंड प्लेसेस, मतलब एक सोर्स है और दूसरा उसको एग्जिस्ट करता है। अगर मान के चलिए गूगल है, ठीक है, गूगल पे आप बहुत सारी चीजें सर्च आउट करते हैं, उस पे एक एनसाइक्लोपीडिया भी होता है, आपको मोस्टली जो चीजें बताता है वो कहीं ना कहीं एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू आपको गूगल पे सर्च कर पाते हो। मतलब वन इज द मींस टू द अनदर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। ई कॉमर्स क्या है कि प्लेटफॉर्म्स है, मान लीजिए अमेजन है, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी चीज़ों को मार्केटाइज कर रहे हैं, डिजिटली मार्केटाइज कर रहे हैं। हमें कहीं जाके कोई स्पेस नहीं लेना है, हमें कोई टेंजिबल थिंग यहाँ पे क्रिएट नहीं करना। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। आप कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और उसमें क्या डिफरेंस है, तो हमें एक दूसरे का मीन्स है और दूसरा क्या है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म पे हम अपने आप को कैसे मार्केटाइज कर रहे हैं, तो डिजिटली मार्केटाइज कैसे कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इधर से? आपका समझ रहा हूँ, रेस्टोरेंट में तो सुनाई दे रहा है।
कूपन्स वगैरह यूज करके आप ओके आप इस तरीके से डिस्काउंट अगर देने हैं या कुछ करना है, बिकॉज यू नीड टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर जो भी आपका है। एक तो है कि आपने डिस्प्ले तो कर दिया कि दैट दिस इज माय प्रोडक्ट, आपने मान लो इंस्टा पे डाला, स्टोरी डाली, उस पे आई थिंक 1 लाख अगर लोग उसको शो कर रहे हैं, इफ दे वांट टू ऑर्डर या फिर इफ दे वांट टू परचेज दैट आइटम, तो कैसे करेंगे उसका एक तो उसकी जरूरत नहीं है। यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। सबसे बड़ा इसमें रोल जो होता है वो वेबसाइट का होता है। अब जैसे मुझे नहीं पता था कि सवाना एक ऐप ऐसा होता है, बट आप कहीं पे इसके एड्स एडवर्टाइजमेंट देखो, आजकल ना जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है दे आर आल्सो बीइंग यूज्ड एज द एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पे कहीं पे सवाना मेरे को दिखा होगा, ये ऐसा ही होगा मैंने कभी चेक किया होगा या फिर एक बार क्लिक गलती से भी होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आए होंगे, सजेशंस आए होंगे। ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने चेकआउट किया एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन यू, बिकॉज हो सकता है आपसे बातचीत हुई हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट्स में ट्रैक की जाती हैं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, गूगल के पास आपने जरा सा सर्च किया कि मुझे शूज़ खरीदने हैं या किसी और चीज़ में मेकअप का सामान खरीदना है, वो आपको बाकी जगह पे भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा, अमेज़न पे, बाकी साइट्स पे भी। एंड दिस इज ऑल पेड एक्टिविटीज। आपको ये मतलब कभी नहीं सोचते कि ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज वन ऑफ माई व्हेन आई वाज डूइंग माय एमफिल ना, तो उस टाइम एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि वी यूज्ड टू से कि दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स आर द फ्री प्लेटफॉर्म्स, जिस पे हमें कोई पे नहीं करना होता एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या फिर अपनी चीज़ों को पोस्ट करने के लिए। बट एक्चुअली वी आर द पीपल हु आर वेरी फूल, एक्चुअली वी आर पेइंग आवर टाइम। फेसबुक आपसे किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेता है, वैल्यू नहीं लेता है, बट यू आर एक्चुअली पेइंग थ्रू योर टाइम। आप 1 घंटे लगाए, 2 घंटे लगाए, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि 1 महीने में 60 घंटे लगाए, और उसको अगर आप मोनेटाइज करोगे, मैं तो कहता हूँ 2 घंटे तो बहुत कम लेके चल रहा हूँ, लोग 5-5, 6-6 घंटे सोशल मीडिया पे या उस पर निकाल देते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। सोचो उसको पे करने के लिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, सॉरी पे नहीं कर रहे हो, बट यू आर यूजिंग योर इंटरनेट, यू पे फॉर दैट, यू आर पेइंग योर टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो किसी अच्छी एक्टिविटी में या फिर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप काम कर सकते थे, उससे कुछ अर्न कर सकते थे, यू आर डेविएटिंग योरसेल्फ। तो पे तो कर रहे हो, लेकिन हम उसको कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक कि हम जो हाउस होल्ड क्या कहेंगे, हमारी मदर्स होती हैं या फिर मोस्टली जो घर पे खाना बनाते हैं हाउस होल्ड सर, में। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड अप करना चाहूँगी। या प्लीज प्लीज। नॉर्मली जब स्मॉल बिजनेसेस इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो एट टाइम्स बहुत सारे ऐसे फेक लोग हैं जो आपकी ही रील को सेव कर लेते हैं और वो अपने पेज पे उसको डालते हैं, और फिर आपको वो कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो वो फेक होगा, वो हमेशा आपसे पहले मनी एडवांस मांग लेंगे एंड दे विल नेवर बी एबल टू सप्लाई द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दे नेवर डू, तो उनका इंटेंशन ही नहीं है। कस्टमर के मन में ये आ जाता है कि आप फेक हैं या वो पर्सन फेक है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रोमिनेंट डिजाइनर्स हैं, नॉर्मली उनकी वेबसाइट्स की रील्स को आम कस्टमर, कोई भी एक पर्सन जो ऐसा फिशी एक्टिविटीज करता है, वो उसको कैप्चर कर लेता है, वो अपने पेज पे उसकी रील्स को पोस्ट करता है और कहता है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे ऑर्डर प्लेस कीजिए। वो माल कभी वापस नहीं आएगा। तो आपने ये चेकआउट करना है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है और आपने रजिस्टर किया हुआ है मेटा पे उसको, तो ब्लू टिक आएगा, तब वो ऑथेंटिकेटेड बिजनेस अकाउंट है। अब दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया में खुद रील्स बनाती हूँ। आप सोशल मीडिया वाला कॉन्ट्रैक्ट किसी डिजिटल क्रिएटर को दे सकते हैं, एंड फॉर माइनर पेमेंट्स दे विल डू वर्क फॉर यू। इफ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 5 to 6 hours ऑफ योर डे ऑन दैट, तो वो आपसे थोड़ी सी पेमेंट में आपका ये काम कर देंगे। एंड एट टाइम्स आपको खुद जाना है अपने सोशल मीडिया पे और अपने कस्टमर्स को ये बताना है दैट इफ यू हैव टू बाय प्रोडक्ट, डोंट प्लेस ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप। every time whenever you have to place order, go to our website. Yeah, I'm also saying that. सूट्स की बहुत सारी प्रोमिनेंट Website साइट्स जरूर create हैं कराइए। और वो हमेशा उस पे आके ये कहते हैं, बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, वो खुद आते हैं अपने चेहरे के साथ, खुद वो वर्बली बताते हैं
कि डोंट प्लेस ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, दिस इज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, क्योंकि कस्टमर्स उनको अटैक करते हैं। तो उसको सेफगार्ड करने के लिए यू हैव टू क्रिएट, सर ने बिल्कुल सही कहा, आप व्हाट्सएप अपनी वेबसाइट क्रिएट करिए एंड ओनली सिस्टम टू रिसीव ऑर्डर शुड बी वाया वेबसाइट, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे फ्रॉडुलेंट पीपल आपकी आईडी को हैक करना ही इसको कहेंगे, वो नाम आपका यूज करेंगे और वो बड़े थ्रो अवे प्राइजेस के ऊपर आपकी ड्रेस को, आपने जैसे मेकअप का दिया फॉर एग्जांपल, आपकी एक सर्विस की कॉस्ट है 9000, वो कहेंगे ये 2000 में अवेलेबल है, क्लाइंट 2000 देख के वो पेमेंट कर देगा और उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा और नाम आपका खराब होगा। तो इट इज टाइम टू बी वेरी वेरी केयरफुल इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया। एंड आप अपना जो टाइम किसी को हायर कर रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर को, आप वही टाइम अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते हैं। हाँ, टाइम आप अपना यूटिलाइज करिए मनी मल्टीप्लाई करने में। ये वाला काम सर्विस इंडस्ट्री कर रही है, तो यू कैन हायर सम डिजिटल क्रिएटर, और वो जो डिजिटल क्रिएटर है वो एक टाइम में 10-10 क्लाइंट्स को ले रहा है। वहाँ ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइन का बिजनेस वो ना ले रहा हो। आपने उसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मान लीजिए आपका मेकअप का काम है, तो वो किसी भी और मेकअप आर्टिस्ट के लिए काम ना करता हो, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है बस। Otherwise it will be a वो conflict of interest हो जाएगा। So as saying है कि हमारी वेबसाइट क्यों होना जरूरी है, उसका रीजन होता है कि ऑथेंटिसिटी हो जाती है। जी बिल्कुल। We became authentic कि हमारा एक प्रूफ है, एड्रेस है, आपकी मेल है, उस पर आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। ये काफ़ी पहले की बात है, मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था। आई वाज जस्ट ऑर्डरिंग अ जैकेट थ्रू इंस्टाग्राम, उस टाइम बहुत कम इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ आया था। राइट नाउ इट्स बिकमिंग जस्ट नॉट अबाउट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट्स बिकमिंग अ टोटल मार्केट जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड और थ्रू सेल कर सकते हैं। बट उस टाइम नहीं था, मैंने किया था सेम वे एज मैम एक्सप्लेन। और राइट नाउ आई हैव द ऑडेसिटी कि मैं चेक करता हूँ सारी चीज़ें, देखता हूँ कि इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, आवर माइंड वर्क्स कैसे करता है, हमें कुछ सस्ता मिला या फिर हमें जो वो मिल नहीं सकता है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट वी वांट टू गो टू दैट स्टैंडर्ड ना। आपको नाइकी या फिर पुमा के शूज मिल रहे हैं सस्ते में, सो यू तो वो चलो सब एक बार fraud चेक होता है। करते हैं एंड यू पे फॉर दैट। एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मेरी गुड़िया छोटी सी थी और इंस्टाग्राम पे ही मैंने उसकी ड्रेसेस देखी, बहुत ही मतलब कम कॉस्ट पे थी। मैंने 6-7 ऑर्डर कर दी और ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद And वो ट्राई शुरू आपके साथ फ्रॉड करेंगे, 2000 वाली चीज के वो 200 रुपए मांगेंगे, तो आप ट्रैप में तब आओगे। वो धीरे धीरे मार्केट बनाते जाते हैं तो प्राइस राइज करते जाते हैं। उन्होंने बस जॉब से ले लिया, वो उनका प्रॉफिट है, बिकॉज दे आर नॉट सप्लाइंग एनीथिंग। या तो सबसे बेटर होता है कि अपनी चीज़ों को अगर आप या तो डायरेक्टली एज यू आर डूइंग राइट नाउ, डायरेक्टली कंज्यूमर से कांटेक्ट किया और फिर उसको बताया अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड देन यू आर टेकिंग ऑर्डर्स डायरेक्टली। तो वरना बेस्ट होता है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उसमें एक सारे जो भी फीचर्स एक नॉर्मल वेबसाइट में होते हैं, दे कैन ऑर्डर ऑनलाइन और आप कैश ऑन डिलीवरी दोनों कर सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं, ताकि ऑथेंटिसिटी भी रहे और कंज्यूमर के पास एक बार प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, देन द वर्ड ऑफ माउथ बिकम्स योर एडवर्टाइजमेंट, मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पब्लिसिटी होती है, उतना आप थ्रू न्यूज़पेपर और बाकी चीज़ों से नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं वो मोस्टली देखो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही उसको देखते हैं, आईटी के या फिर आपके, तो वो वेबसाइट देखते हैं। एक्सपेंस आने को 20,000 से लेके 2 लाख भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि यूजर इंटरफेस आप किस तरीके का रख रहे हो। आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के या बहुत सारी वेबसाइट्स के यूजर इंटरफेस अभी चेंज हुए हैं। पहले मीशो, मैं अभी शायद किसी फ्लिपकार्ट का ही देख रहा था, मतलब पहले के फ्लिपकार्ट के यूजर इंटरफेस में और आज राइट नाउ में बहुत अंतर आ गया है। पहले उतने ऑप्शंस नहीं होते थे, डिस्प्ले उनका अलग होता था कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रखे। आजकल उन्होंने कैटेगराइजेशन, आपको क्या चाहिए आप बताइए, मतलब ईच एंड एवरी फिल्टर ऑप्शंस दे रखे हैं, 3D इमेजेस तक आ गई, सारी चीजें हो गई। तो ये यूजर इंटरफेस पे डिपेंड करता है कि कितना आपका कॉस्ट आएगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता, रियली बता रहा हूँ कितना खर्चा होगा कितना नहीं होगा, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। सारी.com का डोमेन नेम 25 लाख का था।
सिर्फ डोमेन नेम। डोमेन नेम समझ रहे हैं कि आपको ये चीजें भी देखनी होती है कि आपको डोमेन नेम वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शादी.com इसलिए ज्यादा कॉस्ट पड़ा क्योंकि शादी उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मेन उसका मोटिव उसका हुआ है। हाँ। जब उन्होंने उसको बड़ा करने का सोचा तो और जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं या कुछ अपने बिजनेस का, जैसे मैंने कहा कि यूनिक नेम रखना ही होता है ऑब्वियसली, वेबसाइट में भी वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी आपकी, ठीक है? क्यों? क्योंकि हो सकता है वो डोमेन नेम किसी ने पहले से रजिस्टर करा रखा है, आप नहीं दे सकते, यू कांट टेक दैट। तो आप अगर एज अ प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, यू आर फ्री, बट इफ यू आर गोइंग इन दोज 4 कैटेगरीज जो मैंने बताया, ओपीसी बताया है आपको, एलएलपी बताया है आपका, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड बताया है, उसमें यू नीड अ लीगल एंटिटी, यू नीड अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एमओए बनवाना है, एओए बनवाना है, बाकी सारे जितना भी प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करना होता है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके, अगर आपने देखा हो मीशो पे आप लोग शायद करते होंगे, तो वहाँ प्रोडक्ट्स पे ना रिवॉर्ड्स और कॉइन्स कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है? दिस इज अ वन ऑप्शन जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो। एक आ रहा है आजकल बाई नाउ पे बैक वाला सिस्टम, मतलब कि पहले आप खरीद लो, बाद में पे करना है, 1 महीने का फाइनेंसिंग फैसिलिटी। दैट इज फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, बाकी जगह भी शायद मैंने देखा है 1-2 जगह पे। हाँ, तो ये हेल्प करता है आपको मार्केट में इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि आप कस्टमर को, ये जरूरी नहीं है मार्केटिंग में कि लोग आके खरीदेंगे, तभी आप लोगों को मजबूर करते हो खरीदने के। मजबूर का मतलब ये नहीं है कि आप उनको फोर्स कर रहे हो, यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड पे खरीदेगा। यस, यू आर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे उसे लगेगा कि ये मेरे लिए जरूरी है। हाँ, आप एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ आप उसको, उस इंटरफेस को ऐसा बना दोगे, उसको लगेगा कि चलो शूज ले रहे, शूज के साथ ये भी ले लेते हैं, इसके साथ ये भी ले लेते हैं। लाइक से ना एक शायद रमन जी ने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कोई मार्केट लगा था, तो वो सिर्फ मग्घा लेके आ गए थे, मतलब वो लेके आए थे उनके दोस्त, वो गए थे कुछ चीज़ लेने, शर्ट लेने के लिए, बट शर्ट वाज नॉट दैट ऑफ क्वालिटी, तो बस एक मग्घा लेके आ गए थे। तो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग, जब आप डिजिटल मार्केटिंग में भी सेम वे में वर्क करता है। आप सोचिए कि किस तरीके से ब्लिंकिट और आपके 10 मिनट्स जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने कितना बड़ा ना मार्केट शेयर कैप्चर किया है फ्लिपकार्ट और अमेजन से हट के। ब्लिंकिट का फ्रॉड अभी ताज़ा मेरे साथ हुआ है। ब्लिंकिट का फ्रॉड, हाँ, ब्लिंकिट वाले बड़े धोखेबाज हैं। कैसे? अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा का आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस नहीं। यस, आई ऑर्डर्ड 4 प्रोडक्ट्स और उन्होंने उसमें से, जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने 2 आइटम्स उसमें से माइनस कर दी अपने आप से, और आपका वो और charges- डिलीवरी चार्जेस 30 रुपीज़ डाल दिए। और जो 2 आइटम्स माइनस करी वो 2 वो थी जिसके चक्कर में मैंने ऑर्डर प्लेस किया। एंड वो जो सेल्स पर्सन था उसको पता था कि शायद मैं चेक कर लूंगी, इससे पहले मैं चेक करती, वो फटाफट भाग गया। और जब मैंने उसको रीच आउट करने की कोशिश की, जो फ़ोन नंबर था वो उनके सेंट्रल ऑफिस का नंबर था, और जब उनसे हम चैट करते हैं तो उनके ऑलरेडी कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस बने हुए हैं, फ्रेम्ड क्वेश्चंस, तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं थी मेरी क्वेरी डालने की। तो मैंने आधा घंटा उस पर सिर लगाया, लेकिन कुछ नहीं निकला। एंड वेरी स्मार्टली व्हाट दे डू कि जब वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, उसमें से जो प्रोडक्ट आउट ऑफ ऑर्डर होता है उस पर वो एक छोटा सा एक सिग्नल दे रहे होते हैं, जो पहली बार कस्टमर को नहीं पता लगता। इसका मतलब वो आइटम शायद उस समय आउट ऑफ स्टॉक होती है। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑटोमेटिकली 2 आइटम्स माइनस करी, और जो मैंने फालतू आइटम्स ऑर्डर करी थी वो मेरे पास आ गई। अच्छा, दिस इज द इंसिडेंस। अब आप इसमें सोच के देखिए, दोनों पार्टी, मतलब यू एंड इफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज हैपनिंग, ये मोटिव है ना, एक हो सकता है कि इंटेंशनली हो गया, या फिर आपका हो सकता है किसी एरर की वजह से भी हो सकता है। बट व्हाट इज द time I was appreciating Blinkit to my daughter who was on call कि Blinkit is wonderful, 5 मिनट में सामान आ गया, और अगले ही 2 मिनट बाद मैंने बोला नहीं,
ये टोटल धोखेबाज है। शायद एरिया टू एरिया सर्विस नहीं सर्विस का नहीं है। द वे दैट पर्सन वाज रनिंग अबाउट टू रन, वो श्योर था कि अभी ये डिलीवरी चार्जेस के लिए बोलने वाली है, चेक करके। उसने तो नहीं निकाल लिया। नहीं उसने नहीं निकाला। बाद में मैंने क्वेरी डाली तो उन्होंने मेरे ऑर्डर प्लेस को खुद ही चेंज कर दिया, आउट ऑफ स्टॉक दिखा के। हाँ ओके, सो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन से कि एक छोटा सा आपका सर्विस हाँ। कैसे इम्पैक्ट कर सकता है आपकी होल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। ब्लिंकिट का स्ट्रेटजी ये है कि यू आर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज in within 8 the 10 minutes. minutes In 8 minutes they supplied हाँ, it. सप्लाई करेंगे। दूसरा उनका एक सिनेरियो जो आपको शायद बताया भी गया था, जिस तरीके से जैप्टो काम करता है सेम वे में आपका ब्लिंकिट काम करता है। Similar है। ठीक है, दोनों का Warehousing है दोनों का। बट अगर इस तरीके का कोई इम्पैक्ट होता है दैट विल ब्रांड इमेज को बहुत बड़ा एक झटका लगेगा, लॉस लगेगा। मतलब कंप्लेंट करिए, 3 ही सेट क्वेश्चंस हैं और उन तीनों क्वेश्चंस में मेरे क्वेरी फॉलो ही नहीं करती थी, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे मैं उनकी शिकायत लगा सकूं। बट यू कैन गिव अ रिव्यू। नहीं, कोई रिव्यू तो मैंने दिया नेगेटिव, लेकिन वो डिलीवरी मैन का चला गया नेगेटिव, ब्लिंकिट पे नहीं आया। एक्चुअली तो उनका I'll find out something to make complaint. मेरे को लगता है But- जैप्टो पर जो है आई यूज्ड टू डू, मैंने मेरे साथ भी ऐसा कभी होता है तो सारा चीजें वापस आती है उसको। इवन चार्ज जो लिया था ना 30 रुपीज, दैट विल रिटर्न बैक, बिकॉज राइट नाउ इनका मार्केट अभी स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्ट हुआ है। इट्स जस्ट ग्रैबिंग द मार्केट राइट। आई थिंक आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप लोगों का 11:45 11 या 11:25 पे हम दोबारा से इसी लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। बट बाहर जो टीचर्स मैंने खड़े हैं, हमारी अंदर आने मैम है के लिए उनसे हेल्प आपको ली है, यहाँ शाजिया शेख मैम है, इज एन एक्सपर्ट बैंकर, तो आपको ई कॉमर्स और इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। यार होगा, कल आपने चार्ट वगैरह भी बनाए होंगे, मैं देख रहा था पिक्स में, कल मेरी अपसेंट थी तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरे वो सर ने और गोभी सर ने बताया था कल आपने बड़ा अच्छा से इसमें पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के भाग लिया, और इसमें मैम की तरफ से भी आप सबको अप्रिशिएशन मिल रही थी। तो ये जो 4 दिवसीय जो एडिशनल ऐड हुआ था, ये आप लोगों के लिए ऐड हुआ था, क्योंकि इसमें आप जो EDP का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आपके जो विचार हैं हमें वो भी लेने थे कि आप किस तरह से अपने काम को लेके सीरियस हैं, क्या आप लोग करना चाह रहे हैं, उसको हम एक चार्ट के ऊपर लेके आना चाह रहे थे, ताकि जो आज आने वाले हैं हमारे गेस्ट मिस्टर प्रवीण सिंह जी, उनको आप बताएंगे कि मेरे पास ये आइडिया है और इस आइडिया को मैंने चार्ट पे दिखाया और आप उनको समझा भी पाएंगे। तो आई होप सो कि जो 15 दिवसीय कार्यक्रम था इसमें आप सबको बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। और एक इसमें एक पार्ट रह गया था उद्यम आधार का, जो कि मैंने करवाना था और वो 2 दिन से पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि एक दिन तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी और कल मुझे पर्सनली काम था, तो आज वो हम पार्ट पूरा करेंगे उद्यम आधार का। देखिए, उद्यम आधार आप सबको पता लग ही चुका होगा कि व्हाट इज द उद्यम आधार, वो मैं बता ही चुका हूँ। तो उद्यम आधार के लिए एक तो सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड है वो आपके नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि जो आपका नंबर वैलिडेट होगा उस पर ही OTP जाएगा। तो आज हम उद्यम आधार बनाएंगे। सर वो मैम लोग आते हैं जो उद्यम आधार करना था, बड़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ, इसमें आप एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैंक की डिटेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसमें आप बाद में भी इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इकाई का नाम चेंज करना है तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, हो तो जाता है, लेकिन इकाई का नाम चेंज करने के लिए बार बार परमिशन लेनी पड़ती है मंत्रालय से। तो कई बार क्या होता है कि वो चीज़ आपको परमिशन देती नहीं है। तो इसलिए जब भी आप उद्यम का नाम रखेंगे वो आप पहले से सोच के रखेंगे मुझे ये अपने उद्यम का नाम रखना है। सेकेंडली थिंग, उद्यम का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो हमारे इंडिया के धरोहर है उसके नाम के ऊपर आप नहीं रख सकते, जैसे महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर नहीं रख सकते, नदियों के नाम के ऊपर से नहीं रख सकते, नेशनल नाम नहीं रख सकते, तो ये चीज़ों के नाम आप नहीं यूज कर सकते, इंडियंस नाम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो जो आप नाम सपोज कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रखना चाहते हैं, अपने चिल्ड्रंस का नाम रखना चाहते हैं, अपनी कास्ट का नाम रखना चाहते हैं, तो वो आप रख सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल फ्रीडम है, लेकिन आप कोई नाम ऐसा नाम जो धरोहर है वो नाम अपने उद्यम का नहीं रख सकते। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? उसके बाद आपको ये भी बताया गया था कि जो आपके अकाउंट है वो उसमें आप कोई भी अकाउंट आप
इसमें ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें कोई करंट अकाउंट या कुछ रखें, आप सेविंग अकाउंट जो भी है आपका वो आप रख सकते हैं। देखिए इसमें एक सबसे बड़ा इनिशियल लेवल पे दिक्कत आती है कि जब आप पैन कार्ड एंटर करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आपकी जो फर्म है वो प्रोप्राइटर है, सोलो प्रोप्राइटर है या वो पार्टनरशिप फर्म है। हाँ, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपका जो एक पैन कार्ड बनेगा वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बनेगा, और उसमें जो पैन कार्ड है वो आप फर्म का नाम, फर्म का पैन कार्ड डालेंगे, अपना नहीं डालेंगे। कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको इतना तो पता लग जाता है कि हम जब उसमें पैन कार्ड डालते हैं तो आप फर्म का नाम डालते हैं, लेकिन पैन कार्ड आप अपना पर्सनल डाल रहे होते हैं, तो वो नहीं डलेगा। वो मैं चीज़ समझा दूंगा आपको, अभी वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा कि वहाँ पे क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। आप एक जगह तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म डाल रहे होते हैं, लेकिन पैन कार्ड पे आप बार बार Good morning, I am Khushi and I attended EDP program under NISBERT organized by DAV College for Girls, Yamunanagar. In this program, I made a DPR, which is a very helpful thing. And Mr. Harimohan sir, Shobit sir and Raman sir tells us about the digital marketing, e-commerce as well as about the financial things, which is very helpful for all of us. And moreover, this program helps us to build confidence. Thank you very much. Everyone, my name is नरेंद्र कौर और EDP के थ्रू नीसबर्ड की तरफ से आई हुई टीम ने हमें इस कोर्स के माध्यम से हमें ये बताया कि हम कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं अपनी लाइफ में। और इससे पहले शायद हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। तो शोभित सर और हरिमोहन सर और रमन चावला सर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया। इवन हमें इसके थ्रू PMEGP स्कीम्स और अदर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता लगा है जो हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में। और आई थिंक मैं इन स्कीम्स की हेल्प से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्टअप करूँगी। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुषा। मेरे कॉलेज अटेंड द EDP ट्रेनिंग निस्बर्ड DAV कॉलेज कि मेरे को पहले अपने बिजनेस का आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, कहाँ से मेरे को इन्वेस्टमेंट मिलेगी कहाँ से नहीं। तो प्रिंसिपल मैम ने हमको सपोर्ट किया कि उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है। थैंक यू करना चाहूँगी मैं प्रिंसिपल मैम का, निस्बर्ड ट्रेनर्स का, रमन सर का, हरिमोहन सर का, शोभित सर का, कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया कि हम अपने इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और लोन प्रोवाइड कैसे कर। और मैं सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल मैम का थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये EDP प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमें यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई और हमने यहाँ से एक बिज़नेस को कैसे हम ऊपर लेके जा सकते हैं, हमें बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। और मैं यहाँ पर जो हमारे ट्रेनर हैं उनका भी बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। रमन चावला सर हैं, शोभित सर हैं और हरिमोहन सर हैं, तो मैं उनका भी बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताया और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो मैं थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सर, मैम, प्रिंसिपल मैम एंड थैंक्स फॉर DAV कॉलेज। क्या था और आज हम कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, लेकिन कंक्लूजन नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एंड मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ कैसा मुझे महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये 25 स्टूडेंट्स वो बिजनेस विमेन हैं जो आने वाले समय में एक एक करके अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली हैं। और जब तक हम अगला EDP प्रोग्राम करेंगे तो इसमें से 25 में से 10 के करीब ऐसे होंगे जो अपने ब्रेक इवन्स के पास पहुंच जाएंगे, 10 ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे और शायद 5 ऐसे होंगे जो अभी आइडिया को कंसेप्चुलाइज करके उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल शेप दे देंगे। तो जो मेरा ड्रीम था कि 25 यंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे 25 लोग, ऐसी 25 लेडीज़ जो एम्पावरमेंट की तरफ चल रही हैं, तो मुझे वो अपना ड्रीम बिल्कुल रियलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऑलरेडी बिजनेस लॉन्च किए हुए लोग भी हैं, बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। आप अपने बिजनेसेस लॉन्च कीजिए, उनको ऊंचाइयों पे लेके जाइए,
लेकिन ये जो शुरुआत है 15 दिन की वाली, इसको हम रोकेंगे नहीं। आप 6 महीने बाद, साल बाद हमसे बात कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी तरक्की हमसे शेयर करते जाइए। हम चाहेंगे जो शुरुआत यहाँ से हुई है, डीएवी कॉलेज के साथ ये रिश्ता बना रहे, ताकि हम भी कहीं पे थोड़ी बहुत प्राउडली अनाउंस कर सके कि हाँ 25 में से 5 लड़कियां सेटल हो गई, 15 सेटल हो गई। एंड हमारा ये प्रोजेक्ट उस दिन कंप्लीट होगा जब 25 छोटे छोटे यूनिट्स बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब पौधा लगना बड़ा ज़रूरी है, जब लगेगा तो ग्रो तो कर जाएगा। यहाँ हमने 3 प्लांट्स पहले दिन रखे थे और मैंने हरिमोहन जी को दिखाया, उसमें उन प्लांट्स में ग्रोथ शुरू हो गई और नई बड्स आ गई हैं। अगर 15 दिन में एक पौधे में नेचुरल बड्स आ सकती हैं, इसका मतलब आप में, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, परमात्मा की दी हुई सबसे खूबसूरत रचना है हम। हमारे पास बड़ी अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ है, दिमाग दिया हमें ईश्वर ने, और बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ इस प्रोग्राम ने हमें दिए हैं। और मुझे आई एम श्योर अबाउट इट कि ये 25 बिजनेस वुमेन डीएवी का नाम वाकई रोशन करेंगी। आप जिस भी रूप में हमसे जुड़े रहिएगा, फेसबुक के थ्रू भी हम जुड़ेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ेंगे, और आपके बिजनेसेस को प्रमोट करने में डीएवी कॉलेज जितनी मदद कर सकता है वो ज़रूर करेगा। जो आउटसाइडर्स हैं, आप एक बार जुड़ गए, चाहे आप स्टूडेंट्स नहीं भी रहे यहाँ के, अगर आपको लगता है कि कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल छोटा मोटा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। अगर आपकी स्किल्स की एनरिचमेंट में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो वी आर ओपन फॉर एवरी एडजस्टमेंट्स। तो आप आइए, छोटा मोटा कोर्स चेक करिए हमारा। इट कैन बी अ कॉलेज कोर्स, इट कैन बी अ डिप्लोमा कोर्स, एंड हम चाहेंगे कि आप फॉर्मल तरीके से भी हमसे जुड़ जाएं। इनफॉर्मली तो हमने जोड़ लिया आपको, हम नहीं छोड़ने वाले, आप चाहे चाहें भी। तो हमारी तरफ से आपको हर 6 महीने बाद एक कॉल ज़रूर जाएगा, साल बाद एक बार कॉल ज़रूर जाएगा कि अब आप कहाँ पहुँचे। और जब आप बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा रहे होंगे, हम उसमें से कोई हिस्सा नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपको मुबारकबाद देंगे। इनोवेशन एंड आईपीएल कोऑर्डिनेटर, मुझे जो भी मैम ने प्लान बताया उसमें बस ऐड करना है कि आप एक पेटेंट का नाम सबने सुना है, तो अगर आप कुछ ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं तो आप उससे पेटेंट ज़रूर कराएं। अगर आपको हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो आप हमसे कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पैनल पे आईपीआर के लॉयर्स भी हैं, फीमेल लॉयर हैं, और वो आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का नाम अगर आपने सुना है, जैसे फुलकारी जीआई टैग्स होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट हमने कॉलेज में भी फोक आर्ट वर्कशॉप कराई थी इसी इंक्यूबेशन सेल के अंदर। तो तब हमने अपने लॉयर से भी पूछा था कि अगर 8 या 10 लोग भी किसी लोकल आर्ट को आगे प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो आपका ट्रेडिशनल आर्ट है, क्योंकि जीआई किसी पर्सन का नहीं होता, वो ज्योग्राफिकल उस रीजन का है। जैसे फुलकारी का जीआई टैग हरियाणा पंजाब दोनों को मिला है, या और आपने ऐसे बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो अगर आप मिलके ग्रुप में भी कोई ऐसा कुछ करते हैं तो भी आप उसे जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एडिशन था। एंड अदरवाइज थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम, मोहन जी, हरिमोहन जी स्टेट हेड निस्बत के जो हैं, और शोभित मैथानी जी, रमन चावला जी, और सबसे ज़्यादा थैंक्स स्टूडेंट्स का, क्योंकि हमारी सारी एस्पिरेशन, सारे ड्रीम्स जो हैं वो आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। Thank you Principal Ma'am and Anita Ma'am for your support for the students.
या MSME MSME की करेगी, वो तो आपका CA वगैरह ऑडिट करता है बैलेंस शीट के लिए। नहीं, बैलेंस शीट को छोड़ो कि ऑर्गेनाइजेशन है भी वर्किंग में है या नहीं है। वो तो मैम जब आप बैलेंस शीट बननी शुरू करेंगी तो डिटेल तो जाएगी। अदरवाइज MSME की तरफ से अभी तक तो कोई ऑडिट नहीं होता। इनकम अगर 6 से कम हो तो दैट मैम ऐसा भी है कि आपको ना कॉल्स वगैरह भी आती है, जैसे ये आपका जब मेल्स वगैरह आती रहेंगी आपको। कॉल्स आएंगी और कौन कितने सालों में काम स्टार्ट किया? कभी कुछ स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो आपसे बहुत कॉन्टैक्ट करते हैं। बैंक का नाम बताएं। IUB है तो 4 है, इसमें वकील लिखेंगे। मुझे याद है। सर ये जिनके अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ वो डेट क्या डालेंगे यहाँ पे? कहाँ पे? तो जैसे हमें लोन चाहिए और उसके लिए हमें उद्यम आधार चाहिए और फर्म अभी स्टार्ट नहीं हुई तो डेट कौन सी डालेंगे? डेट आपको जैसे आज की डेट है, आज मार्च चल रहा है तो आपको 2 महीने पहले ही डालनी पड़ेगी। 1 महीना पहले मतलब उससे आज से पहले आज से पहले कोई भी दिखा सकते हो आप। जैसे बुटीक है तो बुटीक मैन्युफैक्चरिंग में आती है, सर्विस में नहीं आती, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। ठीक है जी, वेरिंग का पैनल आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। और यहाँ पे जो NIC 5 डिजिट कोड है इसमें आप कस्टम टेलिंग डालेंगे। वो कल गुरविंदर जी पूछ रहे थे ना क्या सर? कि उसमें टेलरिंग में कुछ पूछ रहे थे ये हाँ सर वो आ गया था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जब आप अपने जो NIC कोड को तीनों जगह फिल कर लेंगी तो ऐड एक्टिविटी ये जरूर करना आपने। जब तक आप ऐड एक्टिविटी नहीं करेंगी और इसको आगे जाकर आप सबमिट करने की कोशिश करेंगी तो वो लिहाजा नहीं एक्टिवेट होगा, मतलब ऐड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कितने लोग रखेंगे, पुरुष कितने रखेंगे पानी पिलाने के लिए कुछ भी, तो यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे 0 है। बंद कर एक मास्टर चाहिए, एक स्कूल चाहिए, 2 ट्रांजिस्टर चाहिए। हमें भी खिला दो। इसका एक बेनिफिट क्या है मालूम है कि जो भर रहे हैं 0 क्यों भर रहे हैं? सर क्या? ये जो अभी 0 भर रहे हैं वो क्यों भर रहे हैं? इस वाले कॉलम में आप देख पा लो, ताकि अगर हमें अप डाउन करना भी पड़े तो हम कर सके। यहाँ पे टर्नओवर का कॉलम है ये सारा। अगर हम 1 साल से ज़्यादा का दिखाते हैं ना, 1 साल से पहले की नहीं दिखाते, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। अगर उससे पहले का दिखाते हैं तो 1 साल में वो आपसे टर्नओवर पूछेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या आपके लिए नई यूनिट मिले तो वहाँ पे 1 साल का नहीं हुआ तो इसलिए आप टर्नओवर 0 कर सकते। अब OTP यहाँ का वाईफाई भी हमको चलता है क्या?
just complain president policy services का फायदा उठाना। कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए आपका जनरेट हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब आप इसको यहाँ से ये कॉपी करना जरूरी है जैसे जनरेट होगा, ठीक है ना। इनकेस यहाँ से आप बोलते कॉपी करना तो एक ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। इसकी आप फोटो ले लो, यहाँ से भी कॉपी कर सकते। दिस वन इज योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। उद्यम सब हर स्टेट के आगे ऐसे लिखाता है, डैश करके ये स्टेट का नाम होता है, बाकी आगे का नंबर अपना, ठीक है ना। तो बधाई हो आपको कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। आप इसको क्या करेंगे हम लोग, अब आप इसको प्रिंट की फॉर्म में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। यहीं से हम इसको क्या कर देंगे, प्रिंट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। प्रिंट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें बहुत अच्छी खास बात यह है कि ये हर चीज़ के लिए आपसे OTP लेता है। जब भी खोलोगे, जितनी बार खोलोगे अपने इस नंबर को, आपसे कोई OTP लेगा। तो मैंने इसलिए कॉपी किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम था कि यहाँ पे आगे चल के मांगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वो कॉपी करके यहाँ पे सीधा नंबर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब मोबाइल नंबर बताओ। अब नीचे के जो दो ऑप्शन है वो आपने ध्यान से, 7 के बाद आएंगे। नीचे के दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर आपने मोबाइल नंबर डाला तो मोबाइल पे क्लिक करेंगे, और आप ईमेल पे चाहते हैं तो ईमेल पे क्लिक करेंगे। अगला जो OTP मांग रहा है वो किस में चाह रहा है, तो मोबाइल नंबर ही बेस्ट करता है। मोबाइल में इसे OTP क्या आपके पास तो जैसे ही आप अपना OTP डालेंगे, इसको आप वैलिडेट करेंगे साइड के साथ। देखिए अभी थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि आपकी PDF जनरेट हो रही है। इसके बाद आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ आपका छूट गया या कुछ भूल गए हो तो एडिट डिटेल में जाके फिर दोबारा चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रिंट सर्टिफिकेट। ये एडिट का ऑप्शन क्यों हो रहा है, कई बार क्या होता है जैसे बैंक का हमने IFSC कोड एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे IFSC कोड आ रहा है IOBA, तो मैंने 4 की जगह 3 डाल दिए, तो आप एडिट डिटेल में जाके वहाँ पे आप 4 करके ठीक कर सकते हैं, देन आप प्रिंट सर्टिफिकेट। अदरवाइज यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये पूरा सर्टिफिकेट में होता है, इसमें सारे डिटेल है, आपका उधर देते हैं वानी स्पेशल के नाम से है, और यहाँ पे सारी डिटेल भी ठीक है। और ये दिखा रहा है कि आपका 15/12/2024 से स्टार्ट हो चुका है, और आज की डेट पे जनरेट हुआ है। ये आपको मिलेगा, चेक करेंगे फिर आपको। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट है, कैनन का है, ब्रदर का है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा है, वहाँ पे आप प्रिंटर का मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंट निकाल सकते हैं एट ए टाइम। अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, जैसे सर अभी यहाँ पे PDF कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है प्रिंटर का मॉडल नंबर आएगा, लेकिन अभी हमारे पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो नहीं आ रहा है। सेव कर रहे हैं और आपको हाँ, अभी हम इसको PDF को सेव कर रहे हैं, तो देन सेव कहाँ पे करना है, C ड्राइव में करना है, D ड्राइव में करना है या डेस्कटॉप पे करना है, वो वाला ऑप्शन यहाँ से सेट कर लीजिए। यहाँ पे रखेंगे बस इसके लिए कुछ भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। और हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब हम व्हाट्सएप खोलेंगे,
तो अभी हम सपना जी को हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, तो एक बार फिर आप बधाई के पात्र हैं, आपका बन गया, आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। अगर किसी का नहीं बना और वो बनाना चाहता है तो वो आगे आ जाए सपना की जगह। अदरवाइज जिसका बन चुका है, ये खुद से जिन्हें बनाया है वो हमें ग्रुप के अंदर उसको सेंड कर दे। और अगर कोई अपना बनाना चाहता है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल लेके हमारे पास आ जाए तो मैं यहीं बैठ के बना दूँगा। और किसका होता जा रहा है ये अपना उद्यम नंबर, अपना पैन नंबर। और आप एक काम करिएगा, जो कि आप एक फोटो आपने व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हाँ बुटीक छूट कर काटते हुए अपना पैन नंबर भी और अपना जो भी काम करते हुए भी अपना उद्यम नंबर और अपना आधार।